हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के विषय में विस्तार से समझेंगे और इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इनके प्रश्न हल करने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 है। जैसे कि अब पाठ का शीर्षक है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक। भूमि जमीन, मृदा मिट्टी, जल पानी, प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति के द्वारा जो वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उस पर रहने वाले वन्य जीवन संसाधन, ये सारे संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है लिखिए। तो भूमि का जो उपयोग है किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, हम उसको उपयोग लिखेंगे। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, जैसे हम कृषि का कार्य करते हैं, वानिकी वन लगाते हैं, खनन खुदाई करते हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना भूमि में हम करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। आज पूरे भूमंडल पर भूमि है जिसका हम उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, तो यही तो भूमि है जिसका हम हर प्रकार से उपयोग करते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2, भूस्खलन को रोकने की प्रावधानियां लिखिए, विधि लिखिए। प्रावधानियां क्या है? भूस्खलन, भू मतलब भूमि का जो स्खलन है, भूमि का जो है भूमि जो बर्बाद हो रही है उसको रोकने के लिए क्या है? भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बना करके ऐसा हम उसको रोक सकते हैं। नंबर 2, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके, जहाँ पर भूमि का क्षरण हो रहा है, कट रही है भूमि, तो वहाँ प्रतिधारी दीवार का निर्माण करके हम उसको रोक सकते हैं। फिर वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी भूमि के कटाव को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और वनस्पति को लगा करके उसका एक आवरण बना लें, जिससे कि भूमि का कटाव ना हो सके, उसका क्षरण ना हो सके, भूस्खलन ना हो सके, भूमि बर्बाद ना हो सके। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो मृदा ने मिट्टी को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसके 4 उपाय हम यहाँ पर देखेंगे। तो मिट्टी को संरक्षित करना हमारा भी कर्तव्य होता है। उत्तर लिख देंगे बच्चों हम मृदा संरक्षण के उपाय। नंबर 1, मल्च बनाना, यानी मिट्टी को जो है मल्च बनाना, जिससे उसको हम संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 2 है वेदिका फार्म का निर्माण करना। नंबर 3 है रक्षक मेखलाएँ, इसको भी बना करके हम। और नंबर 4 है समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखी सारे रेख में जुताई करके हम मृदा के संरक्षण को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो धरती पर जल के कितने रूप होते हैं, जल कितने रूप में पाया जा सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, अलवण जल केवल 2.7% इस भूमि पर है। अलवण से मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा ना हो, तो वो कितना है? सिर्फ 2.7% पूरे पृथ्वी में। इसके बाद देखेंगे हम लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में पूरे पृथ्वी में जो है, इसका जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, जिसका 70% भाग किसमें ढका हुआ है? बर्फ से चारों ओर ढका हुआ है, हिमानियों के रूप में हमने देखा होगा। इसके बाद तीसरा है भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में हमने देखा है। तो भूमि का जो जल है वो कहाँ पर है? नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में हमको दिखाई देता है। नंबर 4 है वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, और वायुमंडल में जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है इसके रूप में ये जो है धरातल पर जल के ये रूप हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 5, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पूरा विश्व जो है में कौन कौन से जो है प्रदेश है
वो जल की कमी को महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर जल की कमी हो रही है। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति। हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां क्या है? वनों से होने वाले लाभ लिखे। तो अब वन से क्या लाभ होते हैं? तो वन से बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए हम वनों से होने वाले लाभ को कौन कौन से हैं। वैसे तो हम कहें तो वनों से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो पौधे हमें इमारती लकड़ी देते। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पौधों से हमें कई प्रकार की इमारती मतलब इमारत, मकान बनाने के लिए और बहुत से ऐसी आवश्यकता वाली चीज़ें बनाने के लिए इनसे हमको लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 2, प्राणियों को आश्रय देते हैं। प्राणियों क्या कहते हैं? आश्रय देते हैं। आश्रय का मतलब होता है संरक्षण करते हैं। प्राणियों क्या करते हैं? प्राणियों मतलब इसमें वनों से में जो जीव जंतु रहते हैं उनको जो है रहने के लिए आश्रय देते हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और वनों से क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो पेड़ पौधों को मिलता है। तो सबसे पहली और प्रमुख चीज़ें जो है हमको पेड़ पौधे से क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके बाद 4 नंबर पर देखेंगे फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। और पेड़ पौधे जो आज हम पेड़ पौधों फसलों को उगाते हैं उसके लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, उसका कटाव नहीं करते हैं। अगर वृक्ष नहीं लगे होते तो मिट्टी का कटाव होता और मिट्टी जो है धरातल जो है असमान हो जाता, समतल भूमि नहीं रहती, बरसात के पानी से वह कट करके उबड़ खाबड़ जगह बन जाती, जिससे हम फसल नहीं लगा सकते। तो ये हमारे लिए उपयोगी क्या करते हैं? वन से ही हमको फ़ायदा मिलता है। इसके बाद 5वां नंबर का देखेंगे, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में जो वन है जो है हमारी मिट्टी को बचाए रखते हैं। इस प्रकार से हम उसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। तो विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 4 वर्गों में रखा गया है। विश्व की जितनी भी वनस्पति है उसको 4 वर्गों में रखा गया है। हम जैसे देखेंगे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। वन में देखेंगे हम भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। घास, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। गुल्म में देखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्र प्रदेश में कटीले झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। टुंड्रा में देखेंगे शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन। प्रश्न 8वां देखेंगे हम, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीवन जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो उत्तर लिख देंगे, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को रखने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न 9 देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो उत्तर लिख देंगे, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। आगे लिखेंगे हम, वन हमारी संपदा है, इसमें विभिन्न जीव जंतुओं निवास करते हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। देखेंगे बच्चों हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन में अभ्यारण्य में अंतर हमने देखा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है।
की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। तो इस प्रकार से हम अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले अध्याय को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।